नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट वामन वासुदेव पाटनकर गर्ल्स पीजी कॉलेज, दुर्ग। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने युवावस्थाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का हमारा जो विषय है वह वृद्धावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं कि वृद्धावस्था क्या होती है और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं वो कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकता। इसके अंतर्गत हम जिन विषयों का अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहला है कि वृद्धावस्था से क्या अभिप्राय है। वृद्धावस्था में हमारे शरीर के अंगों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। वृद्धों की पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं तथा किस तरह का आहार वृद्ध व्यक्तियों को लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वृद्धावस्था से अभिप्राय क्या है। वृद्धावस्था सामान्यतः 60 प्लस की अवस्था मानी जाती है, अर्थात 60 वर्ष के पश्चात की अवस्था जो होती है वह वृद्धावस्था मानी जाती है। इस अवस्था में कई प्रकार के बायोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं और शरीर में ये जो परिवर्तन होते हैं यह परिवर्तन वृद्धों के वृद्धों के वंशानुक्रम, उनकी जाति और उनके लिंग से प्रभावित होते हैं। अर्थात उनका वंशानुक्रम कैसा है, कुछ लोग जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, कुछ लोगों में वृद्धावस्था देर से प्राप्त होती है। जाति की जो जातिगत गुण जो होते हैं वह भी वृद्धावस्था को प्रभावित करते हैं और लिंग भी, मेल है फीमेल है, यह भी वृद्धावस्था को प्रभावित करता है। वृद्धावस्था में यदि हम देखें तो हमारे शरीर में कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। हमारे शरीर के अंगों में परिवर्तन होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा बाल सफेद होने लगना है, हाथों में झुर्रियां पड़ने लगना है, या फिर कहना चाहिए दिखाई कम देना है, या कहना चाहिए दांत गिरना है। इसी प्रकार के कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं कि बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहती है और कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी परिवर्तन देखे जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं। वृद्धों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम हो जाती है। ये तीनों ही फैक्टर, शारीरिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल परिवर्तन चेंजेस और इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस, वृद्धों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, पोषण स्तर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो वृद्ध व्यक्तियों की जो शारीरिक क्षमता है, फिजिकल एक्टिविटी है, वह कम हो जाती है। कई वृद्धों में दांतों संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वृद्धों का जो शरीर में भोजन का अवशोषण है वह कम हो जाता है। ये सारी चीजें ही उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर को प्रभावित करती हैं। अब हम ये देखेंगे कि वृद्ध व्यक्तियों के ऑर्गन में किस तरह के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से अंग में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उनके मेटाबॉलिक चेंजेस कौन कौन से होते हैं, उनके चयापचय संबंधी परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो ये देखते हैं बच्चों कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा जो चयापचय की दर होती है वह कम होती जाती है। उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है बॉडी कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का जो संगठन होता है उसमें टिश्यू की, मांसपेशियों की और फैट की मात्रा में अंतर आने लगते हैं, जिसके कारण मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है। वृद्ध व्यक्तियों की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वह चेंज हो जाती है। वयस्क अवस्था में जहाँ फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है। तो ये बॉडी कंपोजिशन में परिवर्तन आना, फिजिकल एक्टिविटी में परिवर्तन आना, इन सब के कारण जो मेटाबॉलिक रेट होता है वह चेंज होने लगता है, कम होने लगता है। इसके साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों के जो प्रोटीन का लेवल होता है वह भी कम होने लगता है। हमारी मांसपेशियों से प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है। दूसरा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह है चेंजेस इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब आहार नाल में होने वाले परिवर्तन। तुमको मालूम है कि आहार नाल में क्या काम होता है, भोजन का पाचन होता है ना, और अवशोषण होता है। तो आहार नाल जो होती है वह हमारे मुंह से शुरू होकर के हमारे एनस तक फैली हुई रहती है। तो यदि हम इसके देखें तो इस समय में जो होते हैं दांत जो होते हैं गिरने लगते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स, स्लाइवा का सिक्रीशन कम होने लगता है। स्लाइवा मतलब लार का सिक्रीशन कम होने के कारण जो होता है मुंह में, माउथ में ड्राइनेस महसूस होती है, सूखापन महसूस होता है।
और हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स, आहार नाल में कई प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन कम हो जाता है, जैसे कि पेप्सिन है, लैक्टेज है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, इन सब का सिक्रीशन कम होने लगता है। तो जब एंजाइम्स का काम क्या होता है, भोजन को पचाना, जब एंजाइम का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं होता है, और जब पाचन ठीक तरह से नहीं होता है तो भोजन का अवशोषण भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है, और विशेष करके जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है और आयरन का एब्जॉर्प्शन है वह प्रभावित होने लगता है। तीसरा जो हमको चेंजेस देखने को मिलता है वह है सेंसरी लॉसेस, मतलब उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात उनके स्वाद की जो क्षमता होती है, उनके सूंघने की जो क्षमता होती है, उनके देखने की जो क्षमता होती है, या उनके सुनने की जो क्षमता होती है, ये धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर नेक्स्ट जो है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को हम देखें, मतलब नाड़ी संस्थान से संबंधित फंक्शन को देखें, मन स्थिति से संबंधित फंक्शन को हम देखें, तो लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। अब आत्मविश्वास की कमी क्यों आने लगेगी? जब कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो अपने आप ही व्यक्ति में कॉन्फिडेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। लोनलीनेस फील करते हैं। लोनलीनेस क्यों फील करते हैं, अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? कि इस एज तक आते आते बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं या अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वृद्ध व्यक्ति क्या है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उनकी मेमोरी लॉस, याददाश्त में धीरे धीरे कमी होने लगती है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी टिश्यूज होते हैं उनकी एक्टिविटी में कमी आने लगती है, जिसके कारण याददाश्त क्या होती है, कम हो जाती है। डिप्रेशन की अवस्था देखी जाती है। तो जब व्यक्ति का आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, अकेलापन महसूस होगा, कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा, तो अपने आप ही वो अवसाद से घिरने लगेगा और उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई दे देते हैं। और कुछ कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, इस तरह का उनमें कंफ्यूजन रहता है, और ये स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है। इम्यून कॉम्पिटेंस, मतलब उनकी इम्यूनिटी में किस प्रकार के चेंजेस देखे जाते हैं। तो इम्यूनिटी क्या कार्य करती है कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिबंधक क्षमता होती है, जो कि रोगों से लड़ने से हमको बचाती है। तो ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारी इम्यूनिटी में वृद्ध व्यक्तियों की इम्यूनिटी में चेंजेस देखे जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, गिरने लगती है, कम होने लगती है। हमारे शरीर के, जैसे आप लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिबंधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ इन सब में कमी आने लगती है, जिसके कारण वृद्ध व्यक्तियों की रेजिस्टेंस पावर क्या होती है, कम होने लगती है। अब यदि हम कार्डियोवास्कुलर फंक्शन देखें, कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय और रक्तवाहिनियों से संबंधित फंक्शन, तो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रक्तवाहिनियों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनका अंदर का जो ल्यूमन होता है, अंदर का जो गोल घेरा रहता है वह कम हो जाता है, हमारी जो आर्टरी रहती है उनकी वॉल थिक हो जाती है। इन सब कारणों से उनमें ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जो होते हैं वह दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा लोअर मायोकार्डियल कंट्रैक्टिबिलिटी, अर्थात हमारा हृदय किसका बना हुआ है, मांसपेशियों का बना है, हृदय पेशी का बना हुआ है। तो हृदय पेशी का काम क्या होता है, आकुंचन और प्रसरण करना, और उस आकुंचन और प्रसरण के द्वारा वो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का कार्य को संपन्न कराती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनकी इस कार्य में कमी आने लगती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण कई फंक्शन वृद्धों के जो होते हैं वे प्रभावित होने लगते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें बोन डेंसिटी, तो बोन डेंसिटी इस समय जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बोन डेंसिटी कम होती जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का देखना मतलब बोन जो होती है पोरस हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, सख्त हो जाती है। उसका कारण ये रहता है कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। और बोन डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि इस समय बोन्स में से मिनरल्स निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है रीनल फंक्शन, यदि हम देखें मतलब गुर्दों के कार्य देखें, तो गुर्दे क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में, आप लोग जानते हैं कि शरीर के जो निरुपयोगी पदार्थ रहते हैं उनको गुर्दे यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनको इस कार्य को करने की क्षमता 60% तक कम हो जाती है, और जब निरुपयोगी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो जिसके कारण हमारे शरीर में फ्लूइड का बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस जो होता है वह उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वह गड़बड़ाने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वृद्धों के शरीर में कई प्रकार के चेंजेस देखे जाते हैं, और इन चेंजेस के कारण उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है वह बदल जाती है। ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे बदलेगी वो निर्भर करेगा कि किस किस तरह के शारीरिक परिवर्तन उनमें और कितनी मात्रा में आए हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है सभी वृद्धों में एक ही तरह के परिवर्तन आए।
फिर भी इन जनरल यदि हम देखें तो उनकी ऊर्जा मतलब पोषक तत्व संबंधी आवश्यकता इस तरह से रहती है। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम एनर्जी की आवश्यकता। तो एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वह इस समय 25% तक कम हो जाती है। इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उनका बीएमआर कम हो जाता है, जिसके कारण उनकी पोषण संबंधी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता 25% तक कम हो जाती है। लेकिन केवल ऊर्जा संबंधी आवश्यकता तक कम होती है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स की जो डेंसिटी रहती है वह सेम रहती है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है। दूसरा यदि हम प्रोटीन देखें तो प्रोटीन की जो होते हैं 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन वृद्धों के लिए पर्याप्त होता है। आपको मालूम है कि प्रोटीन शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ओल्ड एज में नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट और मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है, तो उसके लिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन जो होता है वह पर्याप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट भी हम देखें तो क्योंकि ओल्ड एज में ऊर्जा संबंधी आवश्यकता कम हो जाती है, इसलिए स्वाभाविक है कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता भी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है। आपको मालूम है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है। तो इसलिए यह देखा गया है कि जितने भी वृद्ध व्यक्तियों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता है उसका 50% आवश्यकता जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। मतलब यदि वृद्ध को 1800 कैलोरी लेना है तो 900 कैलोरी उसकी आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी होनी चाहिए। फिर यदि इसी तरह से अब हम देखते हैं फैट, तो फैट भी क्या होता है? ऊर्जा का सघन साधन है। आप जानते हो कि 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, और वृद्धों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता कम होती है, इसलिए उनको फैट जो है वह कम मात्रा में देना चाहिए। तो उनके आहार में प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम फैट, चाहे वो विजिबल फैट हो चाहे अनविजिबल फैट हो, दोनों ही तरह के फैट जो होते हैं वो 50 से 70 ग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो फैट लिए जा रहे हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वह उनमें पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब यदि हम मिनरल की उनकी आवश्यकता देखें तो मिनरल में प्रमुख रूप से कैल्शियम, आयरन, सोडियम आदि आते हैं। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है और ये 8 से 10 ग्राम पर डे हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। जितना कैल्शियम वृद्ध व्यक्ति लेते हैं उसका 35-30% भी कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है, इसलिए इस समय उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी तरह से आयरन की आवश्यकता देखें तो वह भी 30 to 40 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। लेकिन सोडियम की जो आवश्यकता होती है इस समय रेस्ट्रिक्टेड रहती है, अर्थात सोडियम कम मात्रा में लेना चाहिए। ये देखा गया है कि यदि सोडियम कम मात्रा में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे विटामिन के बारे में। तो ये देखा गया है कि विटामिन की जो आवश्यकता होती है वो वयस्क व्यक्ति के समान ही होती है, लेकिन क्योंकि इस समय डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों कम हो जाते हैं, इसलिए कई वृद्धों में विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यदि डाइट के द्वारा उसकी विटामिन संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही हो तो ऐसे समय में विटामिन के सप्लीमेंट्स जो हैं वह वृद्धों को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो पोषक तत्व आता है वह है वाटर। आप सब जानते हो कि वाटर हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। वाटर हमारे शरीर से निरुपयोगी तत्वों को बाहर निकालता है। यदि वाटर की कमी होगी तो हमारे शरीर से निरुपयोगी तत्व सही मात्रा में नहीं निकल पाएंगे। तो उसी तरह से वृद्धों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक होता है। वृद्धावस्था तो वैसे भी कैटाबॉलिज्म की अवस्था है, जिसमें कोशिकाओं की टूट फूट अधिक होती है, तो निरुपयोगी पदार्थ भी अधिक मात्रा में तैयार होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो ऐसे समय में जितना युवावस्था में पानी लेते हैं उतनी मात्रा ही पर्याप्त होती है। 1.5 लीटर फ्लूइड जो होता है इस समय प्रतिदिन सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें फाइबर, आप जानते हो कि फाइबर क्या काम करता है? हमारे आंतों की गति को बढ़ाता है, ठीक है। और आंतों की गति बढ़ने के कारण क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हमको बचाता है। वृद्ध एज में आंतों की गति वैसे ही कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है, इसलिए फाइबर अति आवश्यक होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि फाइबर जो होता है हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावनाएं भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। इसलिए इस समय फाइबर अधिक मात्रा में दिए जाने चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो फाइबर दिए जा रहे हैं वह कोर्स फाइबर ना हो, बल्कि सॉफ्ट फाइबर हो, सॉल्युबल फाइबर हो, जो कि टेंडर वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में दिए जा सकते हैं।
नेक्स्ट अपन देखेंगे कि वृद्धावस्था में कौन कौन सी समस्याएं, पोषण संबंधी समस्याएं आती हैं। तो पिछले अपन मैंने देखा कि कौन अंगों के कार्यों में परिवर्तन हो जाते हैं, उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी ऐसी पोषण संबंधी समस्याएं हैं जो कि वृद्धों में देखने को मिलती हैं। ये जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, यह कई फैक्टर से प्रभावित होती हैं। पहला एक होता है इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव। तो आर्थिक दबाव वृद्धों में क्यों होगा? क्योंकि वृद्धावस्था रिटायरमेंट की एज होती है, व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसकी इनकम कम हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा आर्थिक दबाव में आ जाता है। उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, डिप्रेशन आदि देखा जाता है, लोनलीनेस अकेलापन महसूस करता है व्यक्ति। इन सब कारणों से वह सही मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाता है। यदि वह सही मात्रा में आहार नहीं लेगा तो उसमें कई प्रकार की पोषण संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जो प्रमुख पोषण संबंधी समस्याएं हैं उसमें सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस। पहले भी हमने देखा था कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बोन का डीमिनरलाइजेशन, अर्थात अस्थियों में से मिनरल्स का बाहर आना। तो जैसे जैसे बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होता जाएगा वैसे वैसे अस्थियां क्या हो जाएंगी? पोरस हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी और फ्रेजाइल हो जाएंगी, मतलब आसानी से टूट जाएंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन समस्या है वृद्धों की, जो कि उनमें देखने को मिलती है। दूसरा है ओबेसिटी। दूसरी जो समस्या है ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्यों देखने को मिलती है? कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ऐसी सब स्थिति में भी यदि व्यक्ति अपने कैलोरी को कम नहीं करता है तो वह उसके शरीर में जमा होने लगती हैं और उसमें वो ओबीज बना देती हैं, उसमें ओबेसिटी उत्पन्न कर देती हैं। तीसरी जो प्रमुख समस्या एज बढ़ने के साथ हमको देखने को मिलती है वह है डायबिटीज। डायबिटीज वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एज बढ़ने के साथ साथ चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों में ही डायबिटीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसके मेन दो कारण होते हैं, एक तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगता है और दूसरा इंसुलिन की प्रभावशीलता कम होने लगती है। और जैसा कि आप जानते हो कि इंसुलिन क्या हमारे शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और यदि इनसे इसके इफेक्टिवनेस में कमी आ जाएगी या इसकी मात्रा में कमी हो जाएगी तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और वो डायबिटीज को उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट जो है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन होते हैं न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ये कई पोषक तत्वों पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि नियासिन की कमी है, विटामिन B3 की कमी है, तो डिमेंशिया और डिप्रेशन ये देखे जाते हैं। डिमेंशिया मतलब थोड़ा पागलपन टाइप की स्थिति आना, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। तुमने देखा होगा कुछ वृद्ध बार बार एक ही बात को बोलते रहते हैं। दूसरा एक होता है डिप्रेशन, है ना। इसके अलावा यदि थायमिन की कमी है या विटामिन B6 की कमी है तो इसके कारण केंद्रीय नाड़ी प्रणाली से संबंधित समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये दोनों विटामिन थायमिन और विटामिन B6 केंद्रीय नाड़ी प्रणाली के फंक्शंस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो ओल्ड एज से संबंधित जो समस्या है उसमें सबसे कॉमन है एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? रक्ताल्पता, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। और शरीर में रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? आयरन के कारण। और क्योंकि ओल्ड एज में भूख कम लगने के कारण, एंजाइटी के कारण, या कहना चाहिए कि व्यक्ति जो है ठीक तरह से खाने का, भोजन का सेवन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसमें आयरन की कमी देखी जाती है और आयरन की कमी होने पर एनीमिया देखा जाता है। नेक्स्ट जो है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो कुपोषण क्या होगा? आपने अभी तक के देखा कि बहुत तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ये दोनों शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को रोगी के या कहना चाहिए वृद्ध व्यक्ति के फूड इनटेक को प्रभावित करते हैं। और यदि या तो आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं या आवश्यकता से कम खा लेते हैं, और दोनों ही स्थिति उनमें कुपोषण की समस्या उत्पन्न कर देती है। यदि आवश्यकता से कम लेते हैं तो उनमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी, जैसे कि अभी हमने देखा एनीमिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। यदि आवश्यकता से अधिक खा लेंगे तो भी उनमें ओवर न्यूट्रिशन के कारण प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कि ओबेसिटी। तो यदि फूड इनटेक को हम ठीक नहीं रखेंगे तो माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स वृद्ध व्यक्तियों में दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओल्ड एज की। हमारी आंतों की गति जो होती है वह कम हो जाती है, आंतों की जो मांसपेशियां हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ओल्ड एज में व्यक्ति जो होते हैं थोड़ी मात्रा में खाना खाते हैं, अपने आहार में वो पानी का सेवन कम करते हैं ताकि उनको बार बार यूरिनेशन के लिए ना जाना पड़े, बार बार उठना ना पड़े,
आलस के कारण भी कई बार वो पानी नहीं लेते हैं, फाइबर का इंटेक वो कम कर देते हैं या कम हो जाता है, डेंटल प्रॉब्लम आदि के कारण वो फाइबर नहीं ले पाते हैं, या फिर डिप्रेशन की स्थिति। ये सब स्थितियों के कारण उनमें कॉन्स्टिपेशन के जो लक्षण होते हैं अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन देखें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब रक्तवाहिनियों से संबंधित बीमारियां, तो हाइपरटेंशन देखा जाता है। हाइपरटेंशन क्यों देखा जाता है, पहले ही अपन ने देखा है कि जो वृद्ध अवस्था होती है उसमें हमारी रक्तवाहिनियां की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनका ल्यूमन जो होता है वह छोटा हो जाता है, आर्टरी की वॉल जो होती है वह थिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, अर्थात हमारी हृदय की जो मांसपेशियां हैं वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती हैं और उनका जो लक्षण एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन के रूप में वो हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपन यदि देखेंगे, अभी तक अपन ने ये देखा कि किस किस तरह से उनके पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं। तो वृद्धावस्था एक आवश्यक अवस्था है, हर व्यक्ति के स्टेज में जीवन में आएगी ही आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें हम पोषण संबंधी समस्याओं या दूसरी समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सही तरह से सही मात्रा में भोजन का सेवन करें। यदि हम सही भोजन लेंगे तो वृद्ध होने से अपने आप को थोड़ा बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो कुछ गाइडलाइंस हैं, यदि इनको फॉलो करें तो हम अपने को बचा सकते हैं, वृद्ध होने से, जल्दी वृद्ध होने से बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि एम्प्टी कैलोरी फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एम्प्टी कैलोरी फूड मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो केवल कैलोरी देते हैं, मतलब मिठाइयाँ हो गई, घी तेल जिनमें अधिक मात्रा में है, जो शुगर है, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये केवल कैलोरी देती हैं, इसके अलावा और दूसरी चीजें नहीं देती। फूड दूसरा है, फूड जो होता है वह प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से रिच होना चाहिए। उसमें प्रोटीन की आवश्यकता, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा, विटामिन और मिनरल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तीसरा है सैचुरेटेड फैट कम मात्रा में लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट जैसे कि आप जानते हो, संतृप्त वसा वो होती है जो कि जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, ये संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। तो ये संतृप्त घी वगैरह हमारी आर्टरी में जाकर के जमने लगते हैं, उसके ल्यूमेन को छोटा कर देते हैं, इसलिए इस समय इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। नेक्स्ट है गैस प्रमोटिंग, गैस उत्पन्न करने वाले फूड कम लेना चाहिए। तो गैस उत्पन्न करने वाले फूड से क्या होगा, और व्यक्ति का पेट भरा हुआ महसूस होगा। तो वैसे ही वृद्ध व्यक्ति कम मात्रा में आहार ले रहा है, पेट भरा हुआ महसूस लेगा तो वो और अधिक आहार नहीं ले पाएगा, जिसके कारण उसका फूड इंटेक कम हो जाएगा। इसलिए गैस प्रोड्यूसिंग फूड जिसमें कि सल्फर कंटेनिंग फूड है, हाई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले जो फूड हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि उनके आहार में नमक की और मसालों की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी अपन ने देखा कि नमक, यदि मसालों को हम नमक को कम कर दें तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है या बचा जा सकता है, या कहना चाहिए कंट्रोल किया जा सकता है। तथा जो फूड लिए जाए वो सॉफ्टली कुक्ड होना चाहिए, तरीके से प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट अत्यधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में लेना चाहिए। वेजिटेबल और फ्रूट्स में फाइबर भी अधिक मात्रा में होते हैं, और फाइबर कितना फायदेमंद है ये आप पहले देख चुके हैं। इसलिए कम से कम 5 सर्विंग वृद्ध व्यक्तियों के आहार में दिन भर वेजिटेबल और फ्रूट्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। हाई फाइबर डाइट के रूप में वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, होल ग्रेन्स को ले सकते हैं, ताकि इससे इनकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू तो होती ही है, इनसे विटामिन और मिनरल्स भी उनको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही फाइबर जो होता है वह आंतों की गति के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है कि वृद्ध व्यक्तियों के आहार में पानी की मात्रा और सेमी सॉलिड फ्लूइड की मात्रा और सेमी सॉलिड फ्लूइड की मात्रा अधिक होना चाहिए, तथा उनको दिन भर में 3 से 4 सर्विंग लो फैट मिल्क की लेना चाहिए, अर्थात ऐसा मिल्क जिसमें कि फैट की मात्रा कम हो, क्योंकि वृद्धों को फैट कम लेना चाहिए। और मिल्क क्या है, उसमें सभी पोषक तत्व काफी मात्रा में होते हैं, तो मिल्क के द्वारा वृद्धों की अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसलिए लो फैट मिल्क उनको दिन भर में 2 से 3 बार देना चाहिए। इसके अलावा जो ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत से वृद्ध जो होते हैं तंबाकू का सेवन करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या पान वगैरह खाते हैं। तो ये देखा गया है कि ये सब आदतें जो होती हैं वह हमारे फूड कंजप्शन को प्रभावित करती हैं, भोजन के उपभोग को प्रभावित करती हैं। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को एडवाइस किया जाता है कि वह इस तरह के भोजन का सेवन या इनका सेवन ना करें। अब इस चार्ट में हम ये देख रहे हैं
कि दिन भर में वृद्ध व्यक्तियों को किस तरह का सर्विंग लेनी चाहिए और किस किस तरह की सर्विंग लेनी चाहिए। तो ये जो ब्लू कलर का चार्ट है ये 51 प्लस पुरुषों के लिए है, और जो पर्पल कलर का चार्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये महिलाओं के लिए है। तो इस पिरामिड में आप देख रहे हो कि सबसे नीचे की ओर सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का है, मतलब दूध और दूध से बने पदार्थों का है। वृद्ध चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको दिन भर में 3 कप डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वह अपने आहार में शामिल करना चाहिए। सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट देना चाहिए। उसके बाद वेजिटेबल्स का नंबर आता है, तो 2 पुरुषों को 2.5 कप और महिलाओं को 2 कप वेजिटेबल्स दिन भर में लेना चाहिए। फिर इसके बाद नंबर आता है फ्रूट्स का, तो पुरुषों को 2 कप और महिलाओं को 1.5 कप फ्रूट्स प्रतिदिन अपने आहार में सेवन करना चाहिए। फिर है फ्रूट्स के बाद नंबर आता है ग्रेन्स का। ग्रेन्स जो होते हैं महिलाओं को 5 ऑन्स प्रतिदिन लेना चाहिए, उसमें से 3 ऑन्स होल ग्रेन्स के फॉर्म में अनाजों का सेवन करना चाहिए। वहीं पुरुषों को 6 ऑन्स लेना चाहिए और 3 ऑन्स जो है वह उसमें होल ग्रेन्स के रूप में सेवन करना चाहिए। फिर यदि टॉप पे हम देखें तो प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे आवश्यकता है। 5.5 ऑन्स पुरुषों को और 5 ऑन्स महिलाओं को प्रोटीन प्रतिदिन अपने आहार में समावेशित करना चाहिए। ये जो प्रोटीन है वो नट्स के रूप में ले सकते हैं, पल्सेस के रूप में ले सकते हैं, या फिर जो नॉनवेज लेते हैं मांसाहारी हैं वह एग के रूप में, लीन मीट के रूप में या फिश के रूप में प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से यदि वृद्ध अपने आहार को आयोजन करेंगे, इस तरह का आहार लेंगे, तो निश्चय ही वह अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और हेल्दी जीवन यापन कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ उन्हें योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आदि भी एडवाइजेबल रहता है। यदि इस तरह का डाइट वो अपना लाइफ स्टाइल जिए तो निश्चय ही स्वस्थ रह सकेंगे। थैंक यू।